थोड़ा सा तेज डिस्कशन हो, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट लगभग डिस्कस हो जाएं, क्योंकि अब हमारे पास इस बैच में जो बच्चे पढ़ने आते हैं प्रैक्टिस बैच में, तो ऐसा नहीं होता कि वो सारे हमारे ही बैचेस में फुल कोर्स पढ़कर हमारे पास आए होते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी जो है वो सेल्फ स्टडी से की है, या किन्हीं अदर मतलब सोर्सेज से पहले उन्होंने अपनी तैयारी की थी और फिर प्रैक्टिस के लिए हमारे इस बैच में आ गए। तो कई बार उनको कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, ध्यान में नहीं होती, ठीक है। तो एक बार हम डिस्कशन जो करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से करेंगे कि जल्दी ही सही लेकिन एक रिवीजन हो जाए, है ना। तो आज से एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। और नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते भाई। मस्त रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। और आज से आपकी जो मैंने आपसे कहा था ना कि एक हम डेली आपको प्रैक्टिस शीट भी देते रहेंगे, कल लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने याद भी कराया था, जो हम क्लोज प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो जो आज से आपको ना आपके बैच में एक डेली प्रैक्टिस शीट भी मिलती रहेगी, जिसमें कभी वोकैब होगा, कभी कॉम्प्रिहेंशन होगा, कभी ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। तो उनको आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। वो आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बाद में उसकी आंसर की भी रिलीज होगी, आपको मिल जाएगी। उसमें कोई ऐसा आपको लगे कंफ्यूजिंग है, डाउट वाला है, पूछने वाली बात है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी वो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे, और जो हम क्लास में प्रैक्टिस करा रहे हैं ये अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव्स के बेसिक्स सबको पता ही होंगे, वो तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, प्रैक्टिस बैच है तो उन पे हम जाएंगे भी नहीं। और बाकी जो आपको फंडामेंटल्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस बैच में आपको दे रखे हैं फ्री में, मतलब दे रखे हैं, ठीक है, उनको अपना देख लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए। तो उससे क्या है कि ये चीजें जो हम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पढ़ते हैं और जो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं वो आपके लिए समझनी आसान हो जाएंगी, ठीक। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। हाउ फूल आई वॉज नॉट टू हैव सीन माई डॉक्टर अर्लियर। अब कोई पर्सन कह रहा है कि हाउ फूल आई वॉज, हालांकि यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता तो ठीक रहता। हाउ फूल आई वॉज नॉट टू हैव सीन माई डॉक्टर अर्लियर। कोई पर्सन कह रहा है कि मैं भी कितना बेवकूफ था, मूर्ख था कि मैं अपने डॉक्टर से पहले नहीं मिला, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है, आप अपने पेन रजिस्टर लेकर बैठते होंगे प्रैक्टिस क्लास में और अपना आंसर टिक कर लेते होंगे मेरे बताने से पहले कि भाई ये करेक्शन करना है। बाद में फिर आपको ये भी आइडिया लग जाता होगा कि हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसमें से मेरे इतने आंसर्स गलत हुए, इतने सही हुए। तो एक अपना ना स्टेटस पता चलता रहता है कि हमारी तैयारी का स्टेटस क्या है। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसमें हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हाउ और एक वर्ड यूज किया फुल। हाउ वर्ड जो होता है ना एडवर्ब होता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है क्वेश्चन पूछने के लिए जब हम यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब भी होता है, एक्सक्लेमेशन में जैसे यहाँ पर यूज किया हम इसका यूज करते हैं। तो हाउ वर्ड बेसिकली एडवर्ब होता है। अब हमें पता है कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हाउ का यूज हमने किसके साथ किया, फूल के साथ किया। अब ये फुल वर्ड या वर्ब तो है नहीं, वो तो बात ही खत्म करते हैं, या तो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है। आप ध्यान से देखो ये जो वॉज हमने लिखा ना लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद में हम जो कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं वो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो फुल वर्ड है या तो ये नाउन होना चाहिए, होगा, ये प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। हाउ के साथ लिखा है तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए। अब अगर ये जो हमने लिखा है ये सब सही लिखा है, ऐसा ही है, तो फिर ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, फुल वर्ड जो होता है ना नाउन होता है, ठीक। फुल वर्ड जो होता है वो नाउन होता है, वो एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं होता। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है फूलिश। तो यहाँ पे जो हमने फुल वर्ड यूज किया ये गलत है, इसको हटाइए और इसकी जगह लिखिए फूलिश। हाउ फूलिश आई वाज, ये हमारा करेक्शन है। तो आपको यहां से क्या सीखने को मिला कि द वर्ड फूल इज अ नाउन व्हाइल फूलिश इज एन एडजेक्टिव। अब ये जो फुल और फूलिश है, ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स हैं, उनका भी हम ध्यान रख सकते हैं। देखो जैसे फूल और फूलिश, तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया, दिस वर्ड इज अ नाउन एंड दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। लेकिन जब आप इनको ट्रांसलेट करते हो हिंदी में तो इनके मीनिंग सेम से निकलते हैं। तो उस वो मैं आपको पहले भी पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ भाई ट्रांसलेशन करके तो सीखना नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फुल इज एन नाउन, फुल इज अ नाउन, फुल इज एन एडजेक्टिव। इसी तरीके से और अगर हम वर्ड यहाँ पर एक दो और डिस्कस कर लें तो देखिए, एक वर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट वर्ड जो है ना ये नाउन है, ऑप्टिमिस्टिक इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। उसी तरीके से एक वर्ड है पेसिमिस्ट,
ये नाउन है, पेसिमिस्टिक जो है वो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक, यहां पर एक वर्ड हमने लिखा कावर्ड, ये नाउन है, कावर्डली इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। फिर हमने यहां पर एक वर्ड लिखा माइजर, ये नाउन है, माइजरली इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, एक वर्ड होता है डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट, ये वर्ड नाउन है, DEPENDENT, डिपेंडेंट, ये एडजेक्टिव है। एक वर्ड है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, ये नाउन है, CONFIDENT, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और भी इस तरीके से, जैसे एक वर्ड होता है रैशनल, RATIONAL, ये एडजेक्ट नाउन है, ई लिख देंगे तो नाउन है, RATIONAL, रैशनल, ये एडजेक्टिव है। अब ये वर्ड हमें ध्यान रखने, मीनिंग क्या होता है इनके लगभग सेम से होते हैं, तो इस वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कैंडिडेट्स में और वो गड़बड़ कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन करके जो सीखने की कोशिश करते हैं या ट्रांसलेशन की मदद से जो अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को ना, उनसे यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फूल और फूलिश दोनों का मतलब मूर्ख है, लेकिन ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है। ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक दोनों का मतलब आशावादी है, लेकिन ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है। निराशावादी, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। कायर, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। कंजूस, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। आश्रित, ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, विश्वस्त, मतलब ये जो कॉन्फिडेंट नाउन है ना, इसका मतलब होता है विश्वास पात्र व्यक्ति, अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, ये नाउन है। DNT जो कॉन्फिडेंट है, उसका मतलब तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, श्योर, वो एडजेक्टिव है। रैशनल का मतलब है लॉजिक, ये जो रैशनल जिसमें ई लिख दिया ना लास्ट में, ये नाउन है, इसका मतलब होता है लॉजिक। रैशनल, ये जो वर्ड लिखा है, ये है हमारा लॉजिकल, वो एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड्स हमें ध्यान रखने की कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। अगर आप इनको मीनिंग के बेसिस पर करोगे तो गलतियां होती रहेंगी। तो ये बातें ध्यान रखनी। एक दो क्वेश्चन से मैं आपको और समझा देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो ऐसा कि हमें पता है कि एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को नहीं करते। तो हमने फूलिश लिख दिया, फूल हटा दिया। अच्छा, किसी के दिमाग में आया क्या हम इसको किसी और तरीके से भी सही कर सकते हैं? तो हाँ, एक तरीका और भी था इसको सही करने का। हमें तरीके सारे पता होने चाहिए। पेपर में कौन सा हमारे लिए रिलीवेंट है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो हम वहां पर देख के डिसाइड कर लेंगे। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो पता सारी होनी चाहिए। ठीक, तो देखो, जैसे हमने हाउ फूलिश लिखा, तो ये सही हो गया। अगर हम व्हाट अ फूल लिख देते, क्योंकि फूल वर्ड जो है ना वो नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एक तो आपको उसके साथ डिटर्मिनर लिखना पड़ता है। दूसरा, हाउ नहीं लिख पाते क्योंकि हाउ एडवर्ब है, वो नाउन के साथ आता नहीं, तो हम व्हाट लिख देते हैं। व्हाट एम्फेसाइजिंग डिटर्मिनर होता है। तो जैसे हमने हाउ फुलिश लिख के सही किया है ना, इसको हम वैसे ही व्हाट अ फूल लिख के भी सही कर सकते हैं, व्हाट अ फूल आई वाज। ठीक है, तो जो फूल है वो नाउन है, कॉम्प्लीमेंट तो बन ही सकता है, लेकिन हाउ के साथ नहीं। तो या तो लिखो व्हाट अ फूल आई वाज, या लिखो हाउ फुलिश आई वाज, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। They did not help the coward man. You are very miser. एक काम करते हैं, इसको यू आर वेरी माइजर को बाद में लिखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन और लिख देते हैं। The rationale behind this decision is a mystery.
ठीक है, यू आर माइजर। अब ये सेंटेंसेस हमें सही करने, तीन, इन सेंटेंसेस को सही करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको हेल्प करेगी उन तीनों सेंटेंसेस को समझने में कि वो सही हैं तो क्यों, गलत हैं तो क्यों, और सही करें तो कैसे करें। ठीक है, अब देखो, दे डिडंट हेल्प द कवर्ड मैन। अब यहाँ पे मैन हमने नाउन लिखा है, ठीक है, कवर्ड हमने एडजेक्टिव लिखा है, द डिटरमिनर लिखा है। मतलब होना एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि मैन नाउन को डिस्क्राइब करना है, अब है कि नहीं है वो अलग बात है। अब अगर ये कवर्ड वर्ड एडजेक्टिव हो तो ये ठीक है। ठीक, होता है क्या कि ब्रेव वर्ड एडजेक्टिव होता है, जैसे हमने लिखा अ ब्रेव पर्सन, तो वैसे हमने लिख दिया कवर्ड पर्सन, तो लगता है कि हाँ ब्रेव और कवर्ड एक दूसरे के एंटोनिम है, तो ब्रेव एडजेक्टिव है, ये तो सबको पता ही होता है, कवर्ड को भी लोग एडजेक्टिव समझ बैठते हैं, बट ये एडजेक्टिव नहीं होता है, नाउन होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंटेंशनली। कवर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, इट इज अ नाउन, ये नाउन है, तो ये गलत हो गया। अब इसको कैसे सही करें, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप केवल नाउन लिखिए जब कवर्ड खुद ही नाउन होता है, आप मैन हटा दो, दे डिडंट हेल्प द कवर्ड, ठीक है, तो द कवर्ड का मतलब वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा कि भाई कौन कायर व्यक्ति है, किस कायर व्यक्ति की बात की जा रही है, तो मैन मत लिखिए, कवर्ड लिख दो सीधे, दे डिडंट हेल्प द कवर्ड, उन्होंने उस कायर की मदद नहीं की, द कवर्ड का मतलब दैट कवर्ड, ठीक है, तो सही हो जाएगा, या तो मैन ड्रॉप ही कर दो। दूसरा तरीका अगर आप मैन लिखना ही चाहते हो तो फिर कवर्ड को हटा के इसकी जगह कवर्ड लिख दो, ठीक है। दूसरा देखो, द रैशनल बिहाइंड दिस डिसीजन इज अ मिस्ट्री। अब यहाँ पर रैशनल वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो हमने सब्जेक्ट बनाकर यूज किया सेंटेंस में, ये वर्ड यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सब्जेक्ट है, तो अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रोल में तो फिर वो नाउन या प्रोनाउन होगा। रैशनल वर्ड तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स तो नाउन या प्रोनाउन हो नहीं सकते, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो ये तो गलत है। अब कैसे इसको सही करोगे, तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, तो इसकी नाउन फॉर्म होती है RATIONALE, रैशनल, इसका मतलब होता है लॉजिक, द लॉजिक बिहाइंड दिस डिसीजन इज मिस्ट्री, तो सही हो गया। यू आर अ माइजर हमने लिखा कि तुम कंजूस हो। अब ये जो सेंटेंस है बोलने पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या ये जो माइजर वर्ड हमने लिखा ना ये नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। कोई भी काउंटेबल नाउन अगर हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं तो वो बिना डिटरमिनर के नहीं आता, उसके साथ हमें डिटरमिनर लिखना पड़ता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कैंट बी यूज्ड विदाउट डिटरमिनर्स, दे मस्ट हैव अ डिटरमिनर विद देम इन सिंगुलर नंबर। काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर नंबर में उनके साथ डिटरमिनर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें, तो कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज करना है, तो डिटरमिनर नहीं लिखना है तो लिखो ही मत नाउन, एडजेक्टिव लिख दो उसकी जगह, माइजरली, एडजेक्टिव्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट, तो लिख दो यू आर माइजरली, ये सही हो गया। और तरीके क्या है, और तरीका ये है कि अगर आपको नाउन ही लिखना है तो फिर उसके बाद आप डिटरमिन उसके साथ डिटरमिनर लिखो, लिखो यू आर अ माइजर, माइजर वर्ड नाउन है उसके साथ आपको डिटरमिनर लिखना पड़ेगा, ठीक। एक और तरीका है जो केवल यू के केस में काम करेगा, बाकियों के केस में नहीं कर पाएगा। यू जो होता है वो हम सिंगल पर्सन के लिए भी प्रोनाउन यूज करते हैं और मोर देन वन के लिए भी यूज करते हैं। एक व्यक्ति हमारा लिसनर है तो उसको हम यू कह के एड्रेस करेंगे, एक से ज्यादा पर्सन हमारे लिसनर है तो भी हम यू कहेंगे। तो अगर हम यू का यूज किसी एक सिंगल पर्सन के लिए कर रहे हैं तब तो हम कह देंगे यू आर अ माइजर, लेकिन अगर हम यू का यूज एक से ज्यादा लोगों के लिए कर रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं यू आर माइजर्स। तो कहने का मतलब है या तो आप कहिए यू आर माइजर्स, देखो नहीं लिखा, ठीक है, तो या तो आप कहिए यू आर माइजर्स, या आप कहिए यू आर अ माइजर, या यू आर माइजरली। यू आर माइजर गलत है, माइजर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटरमिनर के नहीं आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। देयर वाज सीन एन अलोन वर्कमैन वर्किंग इन द फील्ड इन द आफ्टरनून। अब यहां पर आप देखेंगे, आंसर बताओ इसका सभी लोग। एक हमने नाउन लिखा वर्कमैन, वर्कमैन के साथ हमने एक एडजेक्टिव लिखा है, ठीक है, और एक डिटरमिनर भी लिख दिया, डिटरमिनर तो खैर आता है। तो ये एक पूरी नाउन फ्रेज है, एन अलोन वर्कमैन जो है ना ये एक नाउन फ्रेज है, और ये नाउन फ्रेज यहाँ पे वो तीन वर्ब जो है, ठीक है, इसके लिए सब्जेक्ट रेफरेंस है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना।
अब आपको बताना है कि ये सही है गलत है, आप ट्रांसलेशन करोगे तो सही लगेगा। देयर वॉज सीन एन अलोन वर्कमैन वर्किंग इन द फील्ड, दिखाई पड़ा एक अकेला का कामगार काम करता हुआ, तो ठीक लग रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे हम किसी भी नाउन के साथ में, ये सब आपको पता होगा, ओरली मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो बेसिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इस बैच में मिले उसमें ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपने पहले कभी ना पढ़ा सुना हो, कहीं से मान लो आपने ऐसी जगह से तैयारी की है जहाँ पे इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाई समझाई बताई नहीं गई और आपको ये चीजें नहीं पता है, बेसिक्स कुछ भी, तो वो बेसिक्स के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए उसमें दे रखा होगा। मैं केवल यहाँ पे ओरली बताऊंगा, लिख के एग्जाम्पल से नहीं समझा रहा। हम किसी भी एडजेक्टिव को जब नाउन के साथ में यूज करते हैं तो पॉपुलरली दो तरीके होते हैं जिस तरीके से हम नाउन को एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली, एक प्रेडिकेटिवली। अगर हम कभी किसी एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखकर यूज करें उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जिसका वो एडजेक्टिव है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स होता है। ठीक है, जब हम एडजेक्टिव को नाउन फ्रेज का पार्ट बनाकर यूज करते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। लेकिन कई बार हम एडजेक्टिव्स को कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज करते हैं, जहां पे केवल हम एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, नाउन उसके साथ नहीं लिखा होता, नाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं प्रेडिकेटिवली यूज एडजेक्टिव्स। जैसे मैं कह दूं मोहन इज हैप्पी, तो ये जो हैप्पी एडजेक्टिव है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। अगर मैं लिख दूं मोहन इज अ हैप्पी बॉय, तो हैप्पी जो है वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, उससे पहले लिखा गया है, नाउन फ्रेज का पार्ट बना के एडजेक्टिव को यूज किया गया, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। तो यहाँ पर ये जो अलोन एडजेक्टिव है ये हमने एट्रीब्यूटिवली यूज करा है। अब मजे की बात ये कि कुछ एडजेक्टिव्स इंग्लिश में ऐसे हैं, वो मैं आपको डिटेल में कभी डाउट क्लास में समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश विच आर यूज्ड ओनली एट्रीब्यूटिवली और ओनली प्रेडिकेटिवली। इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, देखिए मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड आइदर वे, यू कैन यूज देम एट्रीब्यूटिवली, यू कैन यूज देम प्रेडिकेटिवली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हैप्पी का, तो हैप्पी एडजेक्टिव आप एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली किसी भी तरीके से यूज कर लो। लेकिन बहुत से एडजेक्टिव हैं जो, मतलब बहुत से नहीं है, कुछ ही हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो केवल एट्रीब्यूटिवली या केवल प्रेडिकेटिवली ही यूज किए जाते हैं, एंड अलोन इज वन ऑफ द एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली। अलोन उन एडजेक्टिव्स में से है जिनको केवल प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है, तो ये हमने गलत लिख रखा है, इसको सही करना पड़ेगा। तो कैसे सही करें? प्रेडिकेटिवली यूज करने का तो कोई जुगाड़ समझ में आता नहीं है, क्योंकि नाउन अलग है, एडजेक्टिव अलग है, डिटर्मिनर अलग है, तो आप उसको प्रेडिकेटिवली कर नहीं सकते। तो अब क्या तरीका करें? अब हमारे पास तरीका ये है कि आप इस एडजेक्टिव को हटाइए और इसकी जगह कोई ऐसा लिख दीजिए एडजेक्टिव जो मीनिंग इसका कैरी करता हो और वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो जाए। ठीक, तो ऐसा एडजेक्टिव होता है सॉलिटरी। सॉलिटरी लिखोगे तो एन हट जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, देयर वाज सीन अ सॉलिटरी वर्कमैन वर्किंग इन द फील्ड। अब मैं आपको कुछ चीजें और भी समझाता हूँ, एक दो एग्जांपल और देखिए। दे हेल्प द अफ्रेड मैन। अब हमने लिखा दे हेल्प द अफ्रेड मैन, तो मैन नाउन हो गया, अफ्रेड इस नाउन का एडजेक्टिव हो गया, थर्ड डिटर्मिनर हो गया। ध्यान से देखेंगे तो द अफ्रेड मैन जो हमारी नाउन फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, हेल्प्ड वर्ब है, दे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो अफ्रेड एडजेक्टिव है उसको हमने मैन नाउन के साथ में यूज किया, कैसे यूज किया? एट्रीब्यूटिवली। अफ्रेड एट्रीब्यूटिवली नहीं यूज होता, प्रेडिकेटिवली यूज होता है, तो ये भी गलत है। तो अब हम इसको कैसे सही करें? ठीक, तो दो तरीके हैं, एक तरीका है कि आप इसको हटाओ, इसकी जगह कोई ऐसा नाउन लिख दो जो कि कोई ऐसा एडजेक्टिव लिख दो जो मीनिंग यही कन्वे करता हो लेकिन एट्रीब्यूटिवली यूज हो जाए। दे हेल्प द स्कैर्ड मैन, फ्राइटेंड मैन, ऐसे लिख दो, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि आप एडजेक्टिव यही यूज करो, ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलाउ करे तो प्रेडिकेटिवली कर लो। जैसे यहाँ पे हम प्रेडिकेटिवली नहीं कर सकते थे यूज, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर इधर है, नाउन उधर है, बीच में एडजेक्टिव है, दो पार्ट में चला गया, तो वो करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो, दे हेल्प द मैन हु वाज अफ्रेड। अब जब आप ये लिख दोगे ना हु वाज अफ्रेड, तो वाज हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, अफ्रेड इस वर्ब के बाद में लिखा गया कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, लो ये सही हो गया। तो या तो हम ऐसे यूज करें दे हेल्प द मैन हु वाज अफ्रेड, या हम लिखें दे हेल्प द स्कैर्ड मैन, दे हेल्प द अफ्रेड मैन, ये गलत है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश व्हिच शुड बी यूज्ड
प्रेडिकेटिवली ओनली, जिन्हें केवल प्रेडिकेटिवली यूज करना चाहिए। अफ्रेड है, अलोन है, ये उन्हीं में से हैं। कुछ और भी एडजेक्टिव्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना। देखो, इल, वेल, ग्लैड, ठीक है, asleep, afloat, ठीक है, ablaze, ashore, aloof, ठीक है, ashamed, afraid, alone, alive, alike, ज्यादातर इसमें जो वर्ड है ना वो आप देख रहे हो उनके साथ ए लिखा हुआ है। एक्चुअली है कि ये ना ये ओल्ड टाइम की प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो ओवर द टाइम एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट हो गई। वो मैंने आपसे कहा ना कभी डाउट क्लास रखेंगे तो हमारे पास टाइम करने बात करने का ज्यादा टाइम होगा, तब मैं आपको डिटेल में इनकी कहानी समझा दूंगा। अभी हमें ये ध्यान देना है कि देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव, ठीक है, विच शुड बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली। asleep, aware, इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट जो अलर्ट है, ठीक है, एटसेट्रा। अब देखो, इल और वेल, वैसे तो ये दोनों वर्ड एडवर्ब होते हैं, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्सन की स्टेट ऑफ हेल्थ को रेफर करने के लिए यूज करते हैं तो ये एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम इल, तो जब मैं आई एम इल कह रहा हूं तो जो इल वर्ड है ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, पर्सन का डिस्क्रिप्शन है, तो ये एडजेक्टिव है, स्टेट ऑफ हेल्थ को डिस्क्राइब करता है। आई एम वेल, तो ये वेल एडजेक्टिव है। तो इल और वेल जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं व्हेन दे रेफर टू द स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, तो इनको प्रेडिकेटिवली यूज करना है। ग्लैड प्रेडिकेटिवली यूज करना है, asleep प्रेडिकेटिवली यूज करना है, ठीक है। अफ्लोट का मतलब विच इज फ्लोटिंग, अब्लेज का मतलब विच इज बर्निंग, अशोर का मतलब विच इज एट द शोर, अलूफ का मतलब डिटैच्ड फ्रॉम अदर्स, ashamed मीनिंग पता ही होगा, afraid, alone, alike, alive, asleep, aware, alert। so these adjectives should be used only predicatively। तो इन एडजेक्टिव्स को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये सेंटेंस में दिखाई पड़े तो केवल प्रेडिक्टिवली ही यूज करें, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए। डाउट क्लास में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, मतलब वो टाइम टेकिंग चीज है, फिर पता चला हमारे पूरे 1 घंटे का लेक्चर है उसी में चला जाए, तो उसको हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इसको ध्यान रखना, नोट कर लो, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द इन्वॉल्व सेलिब्रिटीज मेक दिस स्टोरी न्यूज वर्दी। कि जो इन्वॉल्व सेलिब्रिटीज हैं उनकी वजह से ये स्टोरी जो है वो न्यूज वर्दी हो गई। न्यूज वर्दी का मतलब कि ये स्टोरी ऐसी हो गई कि जिसकी न्यूज बने। बहुत सी घटनाएं हमारे आसपास में होती हैं, तो हर एक घटना तो न्यूज में नहीं आती, हर एक घटना तो न्यूज वर्दी नहीं होती, लेकिन कोई चीज ऐसी जो कि न्यूज वर्दी हो। मान लो कहीं पे कोई इनाग्रेशन हुआ किसी कंपनी का, या किसी कंपनी के नए स्टोर का या ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ, तो उसको लेकर न्यूज़ तो नहीं बनेगी प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन मान लो वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो फिर वो न्यूज़ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, द इन्वॉल्व सेलिब्रिटीज मेक दिस स्टोरी न्यूज वर्दी। अब आंसर आपको समझना है, देखो एक हमने नाउन लिखा है यहाँ पे सेलिब्रिटीज, उस सेलिब्रिटीज नाउन के साथ हमने एक एडजेक्टिव लिखा इन्वॉल्व, और यहाँ पे द डिटरमिनर लिखा। बाकी मेक वर्ब है, दिस स्टोरी उसका ऑब्जेक्ट है, और न्यूज वर्दी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको छोड़ देते हैं, हमें जितने में एरर है उतना समझना है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था इन्वॉल्व सेलिब्रिटीज, देखें तो सब कुछ सही लग रहा है, भाई सेलिब्रिटीज एडजेक्टिव है, इन्वॉल्व उसका मॉडिफायर है, तो ठीक है। एक्चुअली गलत है। होता क्या है कि जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द इन्वॉल्व केसेस, द केसेस इन्वॉल्व। अब यहां पर हमने इन्वॉल्व एडजेक्टिव यूज किया है केसेस नाउन के साथ में, एक बार पहले लिख दिया और एक बार बाद में लिख दिया,
अब इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स हैं, सॉरी एडजेक्टिव्स हैं, जिनका यूज जब हम किसी नाउन के साथ में करते हैं, नाउन से पहले लिखकर या बाद में लिख के, मतलब पोस्ट पोजीशन जब हम उनको कर देते हैं, नाउन के बाद लिखकर यूज करते हैं, तो वो अलग मीनिंग कन्वे करते हैं। पहले लिखकर यूज करते हैं तो वो अलग मीनिंग कन्वे करते हैं। एंड इन्वॉल्व इज वन ऑफ दोज एडजेक्टिव्स। तो इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि जब हम उनको नाउन से पहले लिखकर यूज करते हैं नाउन फ्रेज में, तो मीनिंग अलग, बाद में लिखकर यूज करते हैं तो मीनिंग अलग। ठीक। अब जैसे हमने लिखा द इन्वॉल्व केसेस, तो जब हम इन्वॉल्व को किसी नाउन से पहले लिखकर यूज करते हैं ना, तो इन्वॉल्व का मतलब होता है हार्ड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, ये मीनिंग होता है। लेकिन जब हम इन्वॉल्व को बाद में लिख के यूज करते हैं, तो इन्वॉल्व का मतलब होता है कंसर्न्ड, रिलेटेड, एसोसिएटेड, मतलब संबंधित, जिनका उस मामले से कोई लेन देन ना हो। अब ये बात हमें समझनी है। एक कौन से ईयर का है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया इसी वर्ड पे बेस्ड। क्वेश्चन ये था, द केसेस इन्वॉल्व आर ट्रांसफर टू द सीबीआई बाय स्टेट एजेंसीज, तो उसमें हो जाएगा द इन्वॉल्व केसेस। ठीक। तो ये हमें इन्वॉल्व का ध्यान देना है। इन्वॉल्व पहले लिखा है तो इसका मतलब हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड, विच इज मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बाद में लिख देंगे तो इसका मतलब शामिल, एसोसिएटेड, कंसर्न्ड, रिलेटेड, ये होगा। अब वहां देखो, द सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व, द सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व का मतलब वो सेलिब्रिटीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से ये स्टोरी जो है वो न्यूज वर्दी हो गई। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हमें इन्वॉल्व को सेलिब्रिटीज से पहले नहीं बाद में लिखना चाहिए था। यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ। ठीक है, पहले वाले में क्या था कि नहीं। तो ये हो गया। अब देखो एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ लो। इन्वॉल्व का जैसे द पुलिस will interrogate all the dash। अब मान लो जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, द पुलिस विल इंटरोगेट ऑल द डैश। अब यहाँ पर हम क्या लिखें, पीपल इन्वॉल्व या इन्वॉल्व पीपल। जैसे हमने लिख दिया द पुलिस विल इंटरोगेट, कि पुलिस इंटरोगेट करेगी, किसे इंटरोगेट करेगी, ऑल द पीपल इन्वॉल्व या ऑल द इन्वॉल्व पीपल। तो अब आपको समझना है कि आप मीनिंग कौन सा कन्वे करना चाहते हैं, ये या ये। तो हमें पता है, मान लो कोई केस मामला हो गया, तो उसमें जो भी लोग संबंधित हैं, जो भी उससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, पुलिस उनका इंटरोगेशन करेगी। तो हमें मीनिंग चाहिए रिलेटेड वाला, तो ये ऑप्शन आंसर हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इन्वॉल्व को लेकर ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भाई चल जा। दिस, चलो फिर एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पर, वो आप ध्यान रखोगे। आगे क्वेश्चंस बार बार आते रहेंगे तो उनका रिवीजन चलता रहेगा बार बार। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे हमने एक वर्ड लिखा कंसर्न्ड पेरेंट्स, पेरेंट्स कंसर्न्ड, ऑपोजिट पीपल, पीपल ऑपोजिट, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो अब आप देखोगे यहां पर हमने एक एडजेक्टिव लिखा है कंसर्न्ड पेरेंट्स नाउन के साथ, और यहां पर भी लिखा है, एक बार पहले लिखा है, एक बार नाउन के बाद में लिखा है। ठीक है,
यहाँ पर ऑपोजिट हमने एडजेक्टिव लिखा है पीपल नाउन के साथ, एक बार बाद में लिखा है और एक बार पहले लिखा है। यहाँ पर हमने प्रेजेंट एडजेक्टिव लिखा है स्टूडेंट्स नाउन के साथ, एक बार पहले लिखा है एक बार बाद में लिखा। एक बार इनके मीनिंग समझने की कोशिश करो। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनको जब हम नाउन से पहले लिखेंगे तो अलग मीनिंग है, बाद में लिख देंगे तो अलग मीनिंग है। ठीक, देखो कंसर्न्ड पेरेंट्स, अगर हम कंसर्न्ड को पहले लिख रहे हैं तो कंसर्न्ड पेरेंट्स का मतलब वरीड पेरेंट्स, एनेक्सियस पेरेंट्स। कंसर्न जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब वरी करना भी होता है, और कंसर्न का मतलब बिलोंग करना भी होता है, रिलेटेड भी होता है, जो इन्वॉल्व का था बाद में लिखने पे। तो जब हम कंसर्न को बाद में लिख देते हैं तो इसका मतलब रिलेटेड हो जाता है, रेफर्ड टू हो जाता है, एसोसिएटेड हो जाता है। ऑपोजिट को जब हम किसी नाउन से पहले लिखते हैं तो ऑपोजिट का मतलब कॉन्ट्ररी हो जाता है, जैसे ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स होते हैं ना, कॉन्ट्ररी डिफरेंट हो जाता है। और ऑपोजिट को किसी नाउन के बाद में लिख देते हैं तो इसका मतलब फेसिंग ऑन द अदर साइड, सामने खड़ा हुआ, जैसे कहते हैं ना द बिल्डिंग ऑपोजिट, ऑन द अदर साइड। फिर हमने लिखा प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट जब हम पहले लिखते हैं किसी नाउन से पहले तो ये टाइम का रेफरेंस होता है, इसका मतलब होता है करंट, नाउ, इस समय। जब हम प्रेजेंट को बाद में लिख देते हैं तो फिर ये अटेंडेंस को रेफर करने लगता है, फिर ये एडजेक्टिव ऑफ टाइम ना रह के एडजेक्टिव ऑफ अटेंडेंस हो जाता है, अटेंडिंग। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कुछ और भी एडजेक्टिव हैं, एक दो और भी ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो समझा दूंगा, नहीं तो इसी पे सारा टाइम चला जाएगा। तो ये दो चार एडजेक्टिव्स और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि जब हम इनका यूज नाउन से पहले करते हैं बाद में करते हैं तो मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। दिस यंग मैन इज द मोस्ट आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ठीक, कि ये जो यंग कैंडिडेट है, मैन है, वो मोस्ट आइडियल कैंडिडेट है इस जॉब के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक नाउन यूज किया है कैंडिडेट, उस कैंडिडेट नाउन के साथ में हमने एक एडजेक्टिव यूज किया द मोस्ट आइडियल। तो जिसमें एडजेक्टिव है आइडियल, आइडियल का मतलब आदर्श होता है। ठीक है, और उसके साथ हमने द मोस्ट लिख के उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना दी, मतलब जो हमारा नाउन कैंडिडेट है उसके साथ जो हमने एडजेक्टिव लिखा है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। ठीक, आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, इनको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन बेसिकली शो करती हैं कि कोई जैसे एक पर्सन है, उससे कोई अच्छा है या उससे कोई ज़्यादा खराब है, तो वो इंक्रीज या डिक्रीज है, हायर या लोअर जो साइड है, उसको रेफर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। बहुत से लोग हैं, उनमें से जो बेस्ट है, ठीक है, उसके लिए फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सबसे अच्छा, बाकी जितने भी उन सबसे अच्छा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब बाकियों से बेहतर। तो वहां पे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे कोई एक चीज आपने खरीदी तो मतलब वो महंगी है, 10,000 रुपए की है, किसी दूसरे ने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो 25,000 की है तो वो 10,000 वाली से ज़्यादा महंगी हो गई। इसी तरीके से किसी ने कोई चीज़ खरीदी 18,000 की है, 35,000 की, 45,000 की है, किसी ने कोई चीज़ खरीदी 1.5 लाख की है तो वो सबसे महंगी हो गई। तो वो क्या है, वो शो करता है वेरिएशन, इंटेंसिटी डिग्री में वेरिएशन शो करते हैं कंपेरेटिव डिग्री से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हो नहीं सकता कम या ज़्यादा। जैसे कोई पर्सन डेड है, मान लो कोई एक पर्सन है वो मर गया और कोई दूसरा पर्सन है वो भी मर गया, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा मर गया या कम मर गया। वो डेड है तो डेड है, नहीं डेड है तो नहीं डेड है, उसमें कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से आइडियल भी है, अगर कुछ आइडियल है तो है, नहीं है तो नहीं है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श होना, द बेस्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो जो आइडियल है सो आइडियल है, उसमें कम आइडियल या ज्यादा आइडियल नहीं हो सकता। तो अगर कम आइडियल या ज्यादा आइडियल नहीं हो सकता तो फिर हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते तो फिर इस एडजेक्टिव की हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज कर सकते। तो ये जो हमने द मोस्ट आइडियल लिखा है गलत। अब हम इसको कैसे सही करें, तो इसको सही करने का तरीका बस ये कि आप पॉजिटिव डिग्री लिखो, द मोस्ट हटा दो एंड लिख दो। तो लिख दो दिस यंग मैन इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आइडियल एडजेक्टिव है जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसी तरीके से कुछ और भी एडजेक्टिव्स हैं, उनका भी ध्यान रख लो। देखो, आइडियल है, चीफ है, सुप्रीम है, परफेक्ट है। ठीक है, हाँ,
एक्सीलेंट है, फुल है, परमानेंट है, इटर्नल है, ठीक है, फ्री है, राउंड है, पैरेलल है, स्क्वायर है, फ्लैट है, सर्कुलर है, डेड है, ठीक है, एंटायर है, यूनिक है, मैचलेस है, अल्टीमेट है, ठीक है, कंप्लीट है, परफेक्ट लिख दिया, हाँ परफेक्ट भी लिख दिया, ठीक है, एटसेट्रा। तो इंग्लिश में ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका मीनिंग कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब इनमें कम या ज्यादा नहीं हो सकता, या तो है या फिर नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते ये कम है ये ज्यादा है, ये कम यूनिक है ये ज्यादा यूनिक है, जो यूनिक है सो यूनिक है, जो नहीं है सो नहीं है, उसमें कम या ज्यादा का केस नहीं होता, ठीक। एग्जाम्पल से समझना, यू आर द मोस्ट परफेक्ट सिंगर इन दिस सिटी। इसको सही करो, दूसरा, दिस टेबल is not rounder than that table। ठीक है, अब एग्जांपल से देखो समझना, यू आर द मोस्ट परफेक्ट सिंगर इन दिस सिटी, तो यहां पर हमने नाउन क्या लिखा, सिंगर, उस नाउन के साथ हमने एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिख दिया, द मोस्ट परफेक्ट। फिर यहां पर हमने एक, इसमें एक वर्ड यूनिवर्सल भी लिख लेना बच्चों, यहां पर हमने एक लिख दिया राउंडर देन, ठीक है, राउंडर एडजेक्टिव लिखा, उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री का है तो कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं तो उनके साथ में हमें देन भी लिखना पड़ता है तो वो भी लिख दिया। पहले इधर यूनिवर्सल लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म है यूनिवर्सल है दोनों ही आ जाएंगे, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म, ठीक है, एटसेट्रा। अब पहले वाला सेंटेंस है जो बच्चे याद कर लेते हैं कि परफेक्ट वर्ड जो होता है उसके साथ द मोस्ट है मोर नहीं आता, वो क्या करेंगे, द मोस्ट हटाएंगे और उसकी जगह ए लिख देंगे, जैसे हमने ऊपर लिख दिया, जैसे हमने वहां पे लिख दिया ना, दिस यंग मैन इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, वैसे यहाँ पे लिख देगा यू आर अ परफेक्ट सिंगर इन दिस सिटी, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज हम सीखते हैं तो उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है वो सारा कॉन्टेक्स्ट भी सीखना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट जब नहीं सीखते और केवल एक चीज याद कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये इन दिस सिटी नहीं लिखा होता, केवल इतना लिखा होता यू आर द मोस्ट परफेक्ट सिंगर, तो हम लिख देते यू आर अ परफेक्ट सिंगर, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ इन दिस सिटी, इन दिस सिटी का मतलब इस शहर में, तो अब ये तो कंपेरिजन हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उस शहर में जितने भी सिंगर्स हैं उन सबके साथ इसका कंपेरिजन है, तो अगर ये कंपैरिजन का कॉन्टेक्स्ट है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी, वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए तो आपको मोस्ट लिखना ही पड़ेगा, फिर अब क्या करें, तो आप मोस्ट अगर लिखना ही है और इन दिस सिटी से ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे कंपैरिजन का कॉन्टेक्स्ट है और आपका वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी, तो फिर मत लिखो ना परफेक्ट, ठीक है, मोस्ट एलिजिबल लिख दो, मोस्ट फेमस लिख दो, ठीक है,
द बेस्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये फिर हटाओ परफेक्ट। आपको सुपरलेटिव डिग्री तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनेगी नहीं, तो हटा दो मोस्ट परफेक्ट को, द बेस्ट लिख दो। यू आर द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, यू आर द मोस्ट मेलोडियस सिंगर इन द सिटी, यू आर द मोस्ट फेमस सिंगर इन द सिटी, ठीक है, कुछ भी लिखो, परफेक्ट हटाओ, ठीक। तो ये मत रट लेना कि कहीं पे परफेक्ट लिखा है तो हम उसके साथ द मोस्ट नहीं यही लिखेंगे, हो सकता है भाई परफेक्ट ही ना आ पाए उस कॉन्टेक्स्ट में। भाई परफेक्ट का आप यूज कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के उसमें नहीं कर सकते, अब यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री ही चाहिए तो आपको परफेक्ट ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस टेबल इज नॉट राउंडर देन दैट टेबल। अब हम कह रहे हैं कि ये टेबल जो है वो उस टेबल से ज्यादा राउंड नहीं है, ज्यादा राउंड नहीं है का मतलब बराबर होगी, ठीक है, और हमें पता है ज्यादा हो भी नहीं सकता, या तो दो चीजें राउंड है या राउंड नहीं है, साइज वेरी कर सकता है। दिस टेबल इज नॉट बिगर देन दैट टेबल, नॉट स्मॉलर देन दैट टेबल, ये तो हो सकता है, लेकिन राउंडर नहीं हो सकता। कोई चीज या तो राउंड है या फिर नहीं है, कम राउंड ज्यादा राउंड का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो अब हम इसको कैसे सही करें, कंपेरेटिव डिग्री में तो राउंड यूज होता नहीं है, तो आपको सही करने का तरीका है कि आप लिखो दिस टेबल इज नॉट एज राउंड एज दैट टेबल, दिस टेबल इज नॉट एज राउंड एज दैट टेबल, ये टेबल उतनी राउंड नहीं है जितनी वो टेबल है। तो ये जो एज राउंड एज हमने लिखा है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिमिली, जो सिमिलैरिटी शो करता है। दो चीजें इक्वली परफेक्ट हो सकती हैं, लेस परफेक्ट मोर परफेक्ट नहीं हो सकती। दो टेबल्स इक्वली राउंड हो सकती हैं, लेस राउंड मोर राउंड नहीं हो सकती। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट, बट हाँ ये कह सकते हैं एज परफेक्ट एज यूनिवर्सल एज यूनिक एज। मोस्ट यूनिक नहीं कह सकते, मोर यूनिक नहीं कह सकते, बट एज यूनिक एज कह सकते हैं, बराबर तो हो ही सकते हैं ना। आगे, according to the author of the book, 3 out of 4 of those criminals became habitual। अब यहां पर आप देखोगे हमने एक नाउन लिखा है, क्रिमिनल्स, दोज क्रिमिनल्स एक्चुअली, और इस नाउन के लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज किया हैबिचुअल, और ये एडजेक्टिव हमने लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखकर यूज किया है। तो ये एडजेक्टिव कैसे यूज हुआ, प्रेडिकेटिवली। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि इंग्लिश में जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम दो तरीके से नाउन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। एक तो हम एडजेक्टिव्स को नाउन्स के साथ में यूज करते हैं प्रेडिकेटिवली, एक हम यूज करते हैं एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि a small number of adjectives are used either only predicatively or only attributively। एक छोटा नंबर एडजेक्टिव्स का ऐसा भी होता है जिनको हम केवल एट्रीब्यूटिवली या केवल प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। अभी हमने पीछे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स पढ़े जो कि केवल प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, ठीक है, अभी पढ़े थे ना। अब यहाँ पे आपको समझना है कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हम केवल किसी नाउन के साथ जब यूज करते हैं तो एट्रीब्यूटिवली ही यूज करते हैं, प्रेडिकेटिवली नहीं यूज करते। देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं, हैबिचुअल हो गया, ठीक है, ओल्ड है, मेयर है, लिटिल है, अटर है, शेयर है, टोटल है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं जो एम्फेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। हैबिचुअल, ओल्ड, मेयर, लिटिल, अटर, शेयर, टोटल, एल्डर, ठीक है, एटसेट्रा। अब इनसे रिलेटेड एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ जो आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। हैबिचुअल का मतलब तो सबको पता ही है, हैबिचुअल का मतलब यूज टू, आदि, ठीक है, रिपीटेड। ओल्ड वर्ड आप सोच रहे हो कि ओल्ड यहाँ पे क्यों लिख दिया, तो देखो ओल्ड क्या होता है कि जो ओल्ड एडजेक्टिव होता है ये दो चीजें डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक तो जैसे हमने कहा कि माय फ्रेंड इज ओल्ड, और एक मैंने कहा ही इज माय ओल्ड फ्रेंड। तो एक तो हम ओल्ड का यूज करते हैं टू रेफर टू टाइम, ठीक है, न्यू का ऑपोजिट ओल्ड हो जाता है वहां पे। एक जो ओल्ड वर्ड होता है वो ऑपोजिट ऑफ यंग होता है, मैं लिख के बता देता हूँ कहीं पे तो आप समझ जाओगे। देखो जैसे ओल्ड वर्ड है ना, तो ओल्ड का यूज हम दो कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। एक तो ओल्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट न्यू, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है।
दूसरा ओल्ड का मतलब होता है नॉट यंग, एन ओल्ड पर्सन, होता है कि नहीं? तो ओल्ड का यूज जब हम करते हैं नॉट न्यू के कॉन्टेक्स्ट में, तब तो आप इसको एट्रीब्यूटिवली प्रेडिकेटिवली कैसे भी यूज करो, कोई समस्या नहीं है, ठीक। लेकिन जब हम ओल्ड का यूज करते हैं नॉट यंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक, तो फिर हमें इसको मतलब नॉट न्यू के कॉन्टेक्स्ट में तो केवल एट्रीब्यूटिवली यूज करना चाहिए। माय ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, तो माय ओल्ड फ्रेंड का मतलब नॉट न्यू, वो वाला, तो उस मीनिंग में वो केवल एट्रीब्यूटिवली यूज होगा, ये हमें ध्यान देना है इस मीनिंग में, बाकी इस मीनिंग में नहीं बता रहा, ठीक है। बाकी मेयर का मतलब ओनली होता है, लिटिल है, अटर है, शेयर है, टोटल है। एक वर्ड इसमें आप फॉर्मर भी लिख सकते हो, फॉर्मर है, मेन है, कीफ है, मतलब आइडेंटिटी को एम्फिसाइज करने वाले बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं, जब हम उनको नाउन्स के साथ लिखते हैं वो एट्रीब्यूटिवली ही यूज होते हैं, प्रेडिकेटिवली नहीं यूज होते, ठीक है। मेन है, द मेन रीजन, द रीजन इज मेन नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी तरीके से फॉर्मर, द फॉर्मर एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉइज हु आर फॉर्मर नहीं लिख सकते, ठीक। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ओनली एट्रीब्यूटिवली ही यूज करने, तो हमने तो यहाँ पे प्रेडिकेटिवली यूज कर दिया, तो अब इसको क्या करें? तो या तो कोई ऐसा वर्ड लिखो हैबिचुअल की जगह पर जो यही मीनिंग कन्वे करता हो, ठीक है, और वो प्रेडिकेटिवली यूज हो जाए, वो दोज क्रिमिनल्स बिकेम रिपीटेटिव, कुछ ऐसा लिख दो। और नहीं तो हमें पता है कि ये जो क्रिमिनल नाउन है और हैबिचुअल एडजेक्टिव है दोनों एक ही पार्ट में लिखे हैं, तो आप इनको एक साथ लिख दो। आप लिख दो दोज बिकेम हैबिचुअल क्रिमिनल्स, दोज बिकेम हैबिचुअल क्रिमिनल्स, तो ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द बुक 3 आउट ऑफ 4 ऑफ दोज बिकेम हैबिचुअल क्रिमिनल्स। तो इसी पार्ट में आपकी मिस्टेक हो गई। तो जैसे यहाँ पे हैबिचुअल वर्ड है वैसे ही कुछ और भी वर्ड्स मैंने लिख दिए, इनको आप ध्यान रखना कि ये वर्ड जो है वो केवल एट्रीब्यूटिवली यूज होंगे, नाउन के साथ में प्रेडिकेटिवली नहीं यूज होगा। जैसे द टोटल नंबर इज 35, 35 नंबर इज टोटल, तो ये गलत है, ठीक है। द टोटल नंबर, द टोटल कैंडिडेट्स, ठीक है, द टोटल मनी, ऐसे लिखना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल से, दिस मनी इज टोटल, दूसरा ने लिखा दिस इज द टोटल मनी, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है, और ये जो है ये सही है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने लिखा द इंग्लिश वर्जन इज फार इंफीरियर देन द ओरिजिनल फ्रेंच टेक्स्ट। अब हमने कहा कि जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत ज्यादा इंफीरियर है, किससे? जो ओरिजिनल फ्रेंच टेक्स्ट है उससे ज्यादा। तो अब आपने सबने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपैरिजन बाय मीनिंग तो कंपैरिजन का ही सेंस कन्वे करते हैं, लेकिन वो कंपेरेटिव डिग्री नहीं होते, ठीक है। अब जैसे हमने ये इंफीरियर लिखा है, इसके साथ देन लिख दिया, क्योंकि इंफीरियर जब हम लिखते हैं तो इंफीरियर का मतलब होता है लोअर क्वालिटी, किसी से लोअर क्वालिटी का होना। जैसे कोई चीज अच्छी है क्वालिटी में किसी दूसरी चीज से तो हम कहेंगे सुपीरियर, खराब है तो हम कहेंगे इंफीरियर। तो एक्चुअली इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड हम यूज ही तब करते हैं जब हमारा कंपैरिजन का सेंस इंटेंडेड हो, लेकिन ये कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं है। जैसे होता क्या है, स्वीट है तो स्वीट एडजेक्टिव है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर है, सुपरलेटिव डिग्री स्वीटेस्ट है, ठीक है। डेंजरस एक एडजेक्टिव है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर डेंजरस है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट डेंजरस है। इजी की कंपैरेटिव डिग्री इजियर है, सुपरलेटिव डिग्री इजीएस्ट है। लेकिन सुपीरियर या इंफीरियर किसी की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। ये ओरिजिनल वर्ड्स हैं लैटिन के जो इंग्लिश में भी यूज होने लगे हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में इनके साथ में टू प्रेपोजिशन यूज होती है, वही हम इनके साथ इंग्लिश में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि बाय मीनिंग तो ये कंपैरिजन शो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक तो कंपैरेटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव की नहीं है, दूसरा ये लैटिन से इंग्लिश में आए हुए वर्ड्स हैं और लैटिन में इनके साथ में टू प्रेपोजिशन यूज होती है, तो यहाँ पे हम इनके साथ में टू ही लिखते हैं।
तो इस बात को कोई ज्यादा एम्फिसाइज करने की जरूरत है नहीं, आप सबको पहले से पता ही होगा। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर। एक वर्ड होता है एल्डर, प्रेफरेबल, ठीक है। अब जैसे प्रेफरेबल है ना, ये एडजेक्टिव है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है प्रेफर, उसके साथ में भी हम टू ही लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रायर एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ में देन ना यूज करके आप टू का यूज करें, ठीक है। इन पर बेस्ड एक और तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसको भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा कमल इज सीनियर एंड ओल्डर देन सरल, ठीक है। कमल इज उल्टा इसी को लिख दें, यंगर बट सीनियर टू सरल। अब देखो यहां पर एक वर्ड हमने लिखा सीनियर, एडजेक्टिव है, एक वर्ड लिखा ओल्डर, ये भी एडजेक्टिव है, एंड से इनको जोड़ रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने लिखा यंगर, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे लिखा सीनियर, ये भी एडजेक्टिव है, बट से इनको जोड़ रखा है। यहाँ पर हमने लिखा देन, यहाँ पर हमने लिखा टू। अब हमें पता है कि ये जो हमने टू लिखा है सीनियर के साथ ये ठीक है, ओल्डर के साथ देन लिखा है ठीक है, लेकिन ये देन सीनियर के कॉन्टेक्स्ट में तो गलत है, सीनियर के साथ तो देन आएगा नहीं, सीनियर के साथ में तो टू आएगा, तो लिखो, ठीक है। यहाँ पे यंगर के साथ देन आएगा, तो लिखो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इन एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़कर या किसी भी कंजंक्शन से जोड़कर यूज करते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ में जिनके साथ देन आता है, ठीक। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने कि आप इन एडजेक्टिव्स का यूज जिनके साथ हम टू यूज करते हैं किसी ऐसे एडजेक्टिव के साथ कर दें जिसका देन आता है, तो आपको देन और टू दोनों ही लिखने पड़ेंगे। सीनियर टू, ओल्डर देन, यंगर देन, सीनियर टू। मतलब कॉमन नहीं कर पाओगे, फिर आप देन को कॉमन नहीं कर पाओगे, टू को कॉमन नहीं कर पाओगे। अगर कोई ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एंड से किसी कंजंक्शन से जोड़ें कि दोनों के साथ देन आता हो तो कॉमन कर लो, दोनों के साथ टू आता हो तो कॉमन कर लो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगला देखो, द फर्नीचर इन दिस ऑफिस इज कॉस्टलियर देन कोजियर। कोजी का मतलब कंफर्टेबल, आरामदायक। तो हमने कहा कि भाई इस ऑफिस में जो फर्नीचर है वो कॉस्टलियर ज्यादा है, मतलब कीमती ज्यादा है, आरामदायक उतना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव्स के थ्रू कंपेयर करते हैं उन नाउन्स को जिनकी क्वालिटी को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहां आप देखोगे तो ऐसा नहीं हो रहा, हम नाउन को कंपेयर नहीं कर रहे, हम नाउन के बजाय नाउन की जो क्वालिटीज हैं जिनको एडजेक्टिव के थ्रू रेफर किया जा रहा है उनको कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा कि नहीं? अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी जितना मैंने बोला उसके हिसाब से। नहीं समझ में आएगी होगी तो मैं एक क्लियर एग्जांपल लिख के आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज ओल्डर देन श्याम। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज ओल्डर देन वाइजर। अब यहां पर क्या है कि हमारे पास एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम, दोनों पर्सन्स में एक क्वालिटी है कि दोनों ही ओल्ड हैं। उस क्वालिटी के बेसिस पे हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि राम ज्यादा ओल्ड है, राम में क्वालिटी ज्यादा है, श्याम में उतनी नहीं है। तो यहाँ पे कंपैरिजन राम और श्याम का हो रहा है क्वालिटी के बेसिस पे, कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे। यहाँ पर हम देखें तो पर्सन एक ही है, उसकी दो क्वालिटीज हैं, एक तो वो ओल्ड है, दूसरा वो वाइज है।
और हम पर्सन को कंपेयर नहीं कर रहे, उस पर्सन की उन दोनों क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो ओल्ड भी है और वाइज भी है, लेकिन ओल्ड ज्यादा है, वाइज उतना नहीं है, मतलब एज के कॉन्टेक्स्ट में जितना समझदार होना चाहिए था उतना नहीं है। तो जब हम कभी किसी कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे दो पर्सन्स को कंपेयर करते हैं तो हम इसी तरीके का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एकदम ठीक है, राम इज ओल्डर देन श्याम, श्याम इज ओल्डर देन राम, ऐसे। लेकिन जब हम किसी नाउन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करने लग जाएं तो जो देन के बाद लिखी गई क्वालिटी होती, पहली बात तो वो ज्यादा नहीं होती, तो उसको कंपेरेटिव डिग्री में नहीं लिखना चाहिए, लिखो वाइज। दूसरी बात, ये जो एडजेक्टिव्स हम ई आर ओ आर लिखकर कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं ना, ये तब यूज की जाती है जब पर्सन्स को कंपेयर करना हो, जब क्वालिटीज को ही कंपेयर करना हो तब इनका यूज मत करिए। तब क्या करिए, जो क्वालिटी ज्यादा है उसका मोर लिख दो, लिख दो मोर ओल्ड। तो हम लिखेंगे राम इज मोर ओल्ड देन वाइज, तो इसका मतलब राम जो है वो ओल्ड ज्यादा है, वाइज नहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। अब उस क्वेश्चन में जाओ, हमने कहा कॉस्टलियर और कोजियर, कि जो इस ऑफिस में फर्नीचर है वो महंगा बहुत है लेकिन आरामदायक उतना नहीं है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन फर्नीचर का नहीं कर रहे हैं, हम फर्नीचर की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी एडजेक्टिव के बाद लिखी होती है वो ज्यादा नहीं होती, तो उसको कंपेरेटिव डिग्री में नहीं लिखना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में लिखो कॉजी। और जो पहले वाली क्वालिटी होती है उसके साथ में मोर लिखो, मोर कॉस्टली। तो ये एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट होता है, आप सबने कभी सीखा होगा एडजेक्टिव, तो वहां पे पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। तो इस पे बेस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनका ध्यान रखें। अगला देखो, द वे दे हैव चूजन दिस टाइम इज लॉन्गर एंड डेंजरस। एक एडजेक्टिव हमने लिखा लॉन्गर, एक एडजेक्टिव हमने लिखा डेंजरस, और इन दोनों एडजेक्टिव्स को हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम कभी किन्हीं दो एडजेक्टिव्स को, ठीक है, किन्हीं कंजंक्शन से जोड़कर लिखें तो वो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए, या तो दोनों कंपैरेटिव हो, या दोनों सुपरलेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। ऐसा ना हो एक कंपैरेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ये ना हो। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा लॉन्गर, तो ये कंपैरेटिव है, डेंजरस जो लिखा वो पॉजिटिव है, तो ये गलत है। या तो दोनों पॉजिटिव कर लो, जैसे डेंजरस लिखा वैसे लॉन्ग लिख दो, या फिर दोनों ही कंपैरेटिव कर लो, जैसे लॉन्गर लिखा है वैसे मोर डेंजरस लिख दो। अब बताओ क्या करोगे। द वे दे हैव चूजन दिस टाइम इज लॉन्ग एंड डेंजरस, ये लिखोगे, या लॉन्गर एंड मोर डेंजरस ये लिखोगे। अब ये दिमाग लगाना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। मैं तो चाहूं तो आपको आंसर बता दूं, ठीक है, लेकिन ये आपको खुद सोचना चाहिए कि अब दोनों तरीके से सही हो सकता है, तो कौन सा तरीका हमें चूज करना चाहिए। सेंटेंस में क्या कोई ऐसा हिंट दे रखा है जिससे कि हम ये जान पाए कि हाँ भाई हमें दोनों पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, दोनों कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है। ध्यान दोगे तो दिखेगा क्या लिखा हुआ, द वे दे हैव चूजन दिस टाइम, इस बार उन्होंने जो रास्ता चुना है, तो कहने का मतलब उन्होंने पहले भी कोई ना कोई रास्ता चुना होगा, ठीक है, और इस बार भी कोई चुना है, लेकिन जो इस बार चुना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे ये हिंट मिल रहा है कि पहले भी इन्होंने कोई तरीका चुना होगा कोई काम करने का, और इस बार भी चुना है, और हम पहले वालों के मुकाबले इस बार वाले का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सेंस ऑफ कंपैरिजन है यहाँ पे। तो अगर सेंस ऑफ कंपैरिजन है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए। कंपेरेटिव डिग्री लिखोगे तो ये लॉन्गर सही हो जाएगा, डेंजरस के साथ आपको मोर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो, द वे दे हैव चूजन दिस टाइम इज लॉन्गर एंड मोर डेंजरस। दो एडजेक्टिव जब हम कभी किसी कंजंक्शन से जोड़ के लिखते हैं तो वो सेम डिग्री में हो। सेम डिग्री का मतलब यही होता है, दोनों कंपेरेटिव हो, दोनों सुपरलेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो। एक एग्जांपल से और मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड बट लेस फॉर्चुनेट एक्टर in the whole industry। ठीक है, अब इसको करो। यहां पर हमने क्या किया, एक एडजेक्टिव यूज किया मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है।
यहां पर यूज किया हमने लेस फॉर्चुनेट। जैसे किसी नाउन के साथ में जैसे किसी एडजेक्टिव के साथ में मोर लिख देने से उसका कंपेरेटिव बन जाता है, उसी तरीके से लेस लिख देने से कंपेरेटिव बन जाता है। जिस तरीके से मोस्ट लिख देने से सुपरलेटिव बन जाता है, वैसे लीस्ट लिख देने से सुपरलेटिव बन जाता है, ध्यान रखना। अब बट कंजंक्शन से हमने दो एडजेक्टिव जोड़े हैं, एक है मोस्ट टैलेंटेड जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, एक है लेस फॉर्चुनेट जो कि कंपेरेटिव डिग्री है। तो ये गलत हो गया। अब या तो दोनों ही कंपेरेटिव हो, मोर टैलेंटेड लेस फॉर्चुनेट, या दोनों ही सुपरलेटिव हो, मोस्ट टैलेंटेड लेस फॉर्चुनेट। अभी फिलहाल में गलत है, तो हम क्या करेंगे सही हो जाए। तो तरीका देखो ये है कि आप आगे पढ़ो, लिखा है कॉन्टेक्स्ट में इन दिस होल इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री में, इस पूरी इंडस्ट्री में। तो इसका मतलब उस इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर्स हैं उन सबके साथ इसका कंपैरिजन हो गया वन वर्सेस ऑल का। तो अगर वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया तो हमें सुपरलेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी। तो मोस्ट टैलेंटेड ठीक है, लेस फॉर्चुनेट गलत है, इसकी जगह लिखो लेस्ट फॉर्चुनेट। तो अब ये सही हो गया। अगला देखो, व्हाट इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। बहुत ज्यादा पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड नाउन लिखा और उसके साथ एडजेक्टिव लिखा मोस्ट इजीएस्ट और द लिख दिया। ठीक, बताओ भाई कैसे सही करें। बताओ। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि ये जो हमने मोस्ट इजीएस्ट लिखा है ना, इसमें होता क्या है, इजी जो एडजेक्टिव होता है उसकी कंपेरेटिव डिग्री इजियर होती है और सुपरलेटिव डिग्री इजीएस्ट होती है। हम किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके बाद मोर लिखते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके साथ मोस्ट लिखते हैं, ऐसे ही है। अब इजीएस्ट तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री ही है, तो फिर हम उसके साथ में मोस्ट क्यों लिख रहे हैं। मोस्ट तो हम किसी एडजेक्टिव के साथ में तब लिखते हैं जब हमें उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री ही है, तो फिर हम मोस्ट क्यों लिख रहे हैं। तो ये जो मोस्ट हमने लिखा है ये गलत है, इसको हटा दो, ये ऑप्शन गलत है। तो जो एडजेक्टिव्स ऑलरेडी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में है उनके साथ मोर या मोस्ट मत लिखा करो। एग्जांपल से एक और समझ लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, यू आर मोर रिचर देन योर अंकल। ठीक है, हमने लिखा यू आर मोर रिचर देन योर अंकल। अब होता क्या है कि अगर हम यू आर मोर रिचर देन योर अंकल लिख रहे हैं, तो ये जो मोर रिचर हमने लिखा है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे रिचर के साथ हमने मोर लिख दिया, देन लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है जब हम ध्यान से नहीं सोचते, ठीक, तो देन देखकर वो मोर हमें सही लगने लगता है कि भाई मोर लिखा है, देन लिखा है तो मोर आएगा तो ठीक लिखा है, लेकिन नहीं, गलत है। मोर का यूज आप उन एडजेक्टिव के साथ करो जिनकी आपको कंपेरेटिव डिग्री बनानी हो। इजियर तो ऑलरेडी बनी हुई नहीं कंपेरेटिव डिग्री, तो इसके साथ मत लिखो। तो लिखो यू आर रिचर देन योर अंकल। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो ऑलरेडी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में ही हैं उनके साथ मोर या मोस्ट मत लिखा करो। एक एग्जांपल से, और ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। एक हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ये है, सरल इज लेस रिचर देन कमल। सरल इज लेस रिचर देन कमल, करेक्ट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप देखिए क्या सही कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो ये कैसे सही होगा बताओ। आप पता क्या, जैसे हम मोर लिखते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री बनती है, वैसे ही लेस लिखने से भी कंपेरेटिव डिग्री बनती है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने रिचर के साथ जो कि ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है लेस लिख दिया, ठीक, तभी तो गलत हो गया। ठीक है, जैसे मोर रिचर लिखा था गलत हो गया, वैसे लेस रिचर भी गलत हो गया। अब हम इसको कैसे सही करें बताओ। तो एक तरीका तो वही है कि जैसे रिचर के साथ हमने मोर लिखा था तो मोर हटा दिया, सही हो गया। वैसे आपको लगेगा भाई रिचर के साथ लेस लिखा, हटा तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, सही नहीं होगा। क्यों, मीनिंग बदल जाएगा।
कभी भी किसी सेंटेंस को सही करना है ना तो उसका मीनिंग चेंज करके नहीं सही करना चाहिए। मीनिंग चेंज करके सेंटेंसेस को सही नहीं किया जाता। तो अब हम कैसे सही करें? लेस हटा देंगे तब तो मीनिंग बदल जाएगा। अगर मान लो हम ऐसे लिख दें सरल इज रिचर देन कमल, तो अभी जो हम कहना चाह रहे हैं वो मीनिंग जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी हम कह रहे हैं कि सरल जो है वो कम अमीर है सरल कमल से, और अगर हम लेस हटा देंगे तो ये हो जाएगा कि सरल ज्यादा अमीर है कमल से, मीनिंग बदल जाएगा। तो एक दिमाग में आएगा कि लाओ यहाँ पे फिर हम रिच लिख दें, लेस रिच, तो लेस रिच भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि यहाँ पे देन लिखा, लिखनी तो कंपेरेटिव डिग्री ही पड़ेगी। तो फिर दिमाग में आएगा कि लाओ लेस रिचर हटा के पुअरर लिख दें, ठीक है, कि सरल इज लेस सरल इज पुअरर देन कमल, लेकिन वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें भी मीनिंग बदल जाएगा। अगर हम ये लिख देंगे कि सरल इज पुअरर देन कमल, तो इसका मतलब जाएगा कि सरल जो है वो कमल से ज्यादा गरीब है, तो इसका मतलब दोनों ही गरीब हैं ठीक है, लेकिन सरल जो है वो ज्यादा गरीब है, लेकिन गरीब नहीं है, दोनों अमीर है, एक कम है एक ज्यादा है। तो अगर हम लेस रिचर हटा के पुअरर लिख देंगे तो भी मीनिंग बदल जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे सही? अब ये तो पता है कि ये गलत है, सही करने के लिए क्या करें? तो देखो इसको सही करने के लिए हमें ऐसे लिखना चाहिए। दो तरीके हैं, दो तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप ऐसे लिख दो कमल इज रिचर देन सरल, कमल को सब्जेक्ट बना के फिर रिचर का यूज कर लो। कमल इज रिचर देन सरल, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप लिख दो, दूसरा तरीका ये है आप लिख दो सरल इज नॉट एज रिच एज कमल, कि सरल उतना रिच नहीं है जितना कि कमल। तो कहने का मतलब दोनों रिच है लेकिन कमल ज्यादा है। तो या तो ये लिखो सरल इज नॉट एज रिच एज कमल, या लिख दो कमल इज रिचर देन सरल। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। माई फ्रेंड कैन होल्ड हिज ब्रेथ ट्वाइस लॉन्गर देन यू कैन, कि मेरा फ्रेंड जो है वो तुम जितनी देर सांस रोक सकते हो उसकी 2 गुनी देर तक रोक सकता है। बताओ आंसर। अब देखिए यहां पर हमने एक कंपेरेटिव डिग्री का एडवर्ब यूज किया, लॉन्गर जो है यहाँ पे एडवर्ब है कंपेरेटिव डिग्री का, और उसके बाद हमने ट्वाइस लिख दिया। ठीक, अब जब हम किसी चीज के साथ ट्वाइस लिख रहे हैं तो ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स। मतलब अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं लॉजिकली तो ऐसा होता है कि जो कंपेरेटिव डिग्रीज होती है ना वो एक रेंज को रेफर करती हैं, वो किसी डेफिनेट वैल्यू को रेफर नहीं करती। मान लो कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, और ए की उम्र है 30 ईयर्स, और एक पर्सन है बी, बी की एज है 31 ईयर्स, तो हम कहेंगे बी इज ओल्डर देन ए। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लें कि बी की एज 31 ना हो के 41 हो, 51 हो, 61 हो, 71 हो, 81 हो, 91 हो, ठीक है, तब भी हम बी को ओल्डर ही कहेंगे। अगर हम ए और बी को कंपेयर करें, ठीक है, तो हम बी इज ओल्डर देन ए कहेंगे, भले ही बी की एज कितनी भी हो, मतलब ए से ज्यादा हो चाहे कितनी भी हो। तो जब हम ये कहेंगे बी इज ओल्डर देन ए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि बी की एज जो है वो ए की एज से ज्यादा है, लेकिन है कितनी वो पता नहीं चलेगा। अगर मान लो हमें पता भी हो कि ए की एज 30 ईयर्स है और हम कहते हैं बी जो है वो ए से ज्यादा, मतलब बी इज ओल्डर देन ए, तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि बी की एज जो है वो 30 ईयर्स से ज्यादा है, लेकिन है कितनी वो पता नहीं चल पाएगा। 31 है, 41 है, 51 है, कितनी है वो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री किसी डेफिनेट वैल्यू को रेफर नहीं करती, वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज को रेफर करती है। ठीक है, तो वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज को रेफर करती हैं। तो अगर वो रेंज ऑफ वैल्यूज को रेफर करती हैं तो आपने 2 टाइम्स किसका कर दिया भाई? मान लो आपने जैसे ट्वाइस लिख दिया, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है तो सबको पता है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ सम वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो डेफिनेट है ही नहीं भाई। जो लॉन्गर है वो किसी डेफिनेट रेंज को, डेफिनेट वैल्यू को रेफर नहीं कर रहा ना, तो आपने 2 टाइम्स किसका कर दिया? तो ये इलॉजिकल है। जब आप ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीखते सिखाते हो तो ये आपको सही लगता है, लेकिन जब दिमाग यूज करके सीखते सिखाते हो तो आप तुरंत जान जाते हो गलत लिखा है। लॉजिकली गलत है ना, ट्रांसलेशन में एकदम सही लगेगा, रूल रट्टे से एकदम सही लगेगा, दिमाग लगाओगे तो जान जाओगे तो गलत लिखा हुआ है।
भाई ट्वाइस लॉन्गर कर दिया आपने, तो कोई डेफिनेट वैल्यू रही हुई उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब लॉन्गर डेफिनेट वैल्यू को रेफर ही नहीं करता तो आपने किससे को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये गलत है। अब हम क्या करें कि सही हो जाए? तो इसको सही करने का तरीका ये है कि अगर आप ट्वाइस, थ्राइस, हाफ कभी भी लिखते हो तो उनके साथ कंपेरेटिव डिग्रीज मत लिखा करो, उनके साथ लिखा करो एज सिमिलीज लिखा करो, ठीक है? जैसे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माय फ्रेंड कैन होल्ड हिज ब्रेथ ट्वाइस एज लॉन्ग एज यू, ये जो लॉन्गर हटेगा ना तो उसका देन भी हट जाएगा, ठीक है? तो आपको लिखना पड़ेगा माय फ्रेंड कैन होल्ड हिज ब्रेथ ट्वाइस एज लॉन्ग एज यू। अभी जो हमने एज लॉन्ग एज लिखा, आप सोचोगे ये क्या है? ये है सिमिली। सिमिली का मतलब उतना ही, जैसे मान लो ए 30 ईयर्स का है, ठीक है, और हम कहते हैं ट्वाइस एज ओल्ड एज, तो ट्वाइस एज ओल्ड एज का मतलब हो गया कि जो एक ही एज 30 ईयर्स है उसको दो गुना कर दो, मतलब 60 ईयर्स। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे ट्वाइस है, ट्राइस है, हाफ है, ये वर्ड जब भी लिखे होते हैं तो इनके साथ में कंपेरेटिव डिग्रीज का यूज नहीं करना है, इनके साथ में सिमिली स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका यूज करना है। एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूँ। दिस बॉक्स इज half heavier than that one। अब हमने कहा कि ये वाला जो बॉक्स है वो उस बॉक्स से आधा भारी है, मान लो वो 50 किलो का है तो ये उसका आधा हो गया, लेकिन हैवियर तो किसी डेफिनेट वैल्यू को रेफर ही नहीं करता, तो हाफ करोगे किसका? भाई हाफ हैवियर लिख दिया, तो हैवियर की जो वैल्यू है वो डेफिनेट होनी चाहिए, तभी तो आपको उसको 2 से डिवाइड करोगे, हाँ? लेकिन हैवियर तो किसी डेफिनेट वैल्यू को रेफर नहीं करेगी, कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्रीज किसी डेफिनेट वैल्यू को रेफर नहीं करती, वो रेंज ऑफ वैल्यूज को रेफर करती हैं, तो आप हाफ किसका करोगे जब आपका उसका डेफिनेट वैल्यू नहीं है? तो ये गलत है। तो अब कैसे सही करें? तो लिख दो दिस बॉक्स इज हाफ एज हैवी एज, दिस बॉक्स इज हाफ एज हैवी एज दैट वन, कि वो बॉक्स जितना भारी है उसका आधा। अब मान लो वो वाला बॉक्स 50 किलो का है तो उसका आधा ये 25 किलो का हो गया, वो बॉक्स 40 किलो का है तो उसका आधा ये 20 किलो का हो गया, वो 20 किलो का है तो उसका आधा 10 किलो का हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि हाफ, ट्वाइस, थ्राइस जब भी लिखे हो तो इनके साथ में हमेशा, ठीक है, हमें क्या यूज करना है? पॉजिटिव, ये सिमिली स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं, ठीक है? तो ट्वाइस ओल्डर नहीं लिखना है, ठीक है? जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं ट्वाइस ओल्डर, थ्राइस ओल्डर देन, तो ये गलत है, हमें लिखना है ट्वाइस एज ओल्ड एज। और ऐसा हम क्यों करते हैं? मुझे लगता है अब ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी, पहले हो सकता है आपने रटवट रखा हो, लेकिन अब ये बात आपको क्लियर भी हो गई होगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। चलिए